Let's begin. First question. 8 chairs and 5 tables cost 10,500. 8 chairs and 5 tables cost 10,500, while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450. Find the cost of each chair and each table. Each chair मतलब one chair और each table मतलब one table की cost हमें ढूंढनी. ठीक है. So first statement, please note it down with me. Let the cost of one chair be rupees X and one table, the cost of one table be rupees Y. Anshul, are you noting it down? Sir. Okay, the cost of one chair is X, one table is Y. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंपल, 8 चेयर्स और 5 टेबल्स की टोटल कॉस्ट 10,500 है. कैसे निकालेंगे? सो यू विल राइट 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500. इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा जो स्टेटमेंट है, 5 चेयर्स और 3 टेबल्स की कॉस्ट, 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, दैट इज 5x प्लस 3y. 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का कॉस्ट कितना है? 6450. इक्वेशन नंबर 2. दिस वॉज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस. वन चेयर की कॉस्ट x है तो 8 चेयर्स की 8x हो जाएगी. वन टेबल की कॉस्ट y है तो 5 टेबल्स की कॉस्ट 5y हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट के लिए प्लस कर देंगे 8x प्लस 5y और वो है 10,500. सेम लॉजिक मैंने सेकंड इक्वेशन में भी अप्लाई कर दिया है. दोनों इक्वेशन रेडी है. प्लीज नोट इट डाउन. Be little quick, we have to solve many questions today. Okay, चलो, I'm moving on to the next question. अगर किसी का कुछ मिस हो जाए, डोंट वरी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस. मिस होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा जल्दी लिखना है, बट हो जाए तो डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7 ऑडियो कैसेट्स and 3 video cassettes costs rupees 1,110. 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost 1,350. Find the cost of an audio cassette and a video cassette. Let the cost of audio cassette be X and video cassette be Y. एन लिखना ज़रूरी है. एक ऑडियो कैसेट की कॉस्ट x और एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट y ले लेंगे. 7 ऑडियो कैसेट 7x एंड 3 वीडियो कैसेट्स 3y, कॉस्ट रुपीज़ 1110. इक्वेशन नंबर 1. 5 ऑडियो कैसेट्स 5x एंड 4 वीडियो कैसेट्स 4y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 1350. इक्वेशन नंबर 2. Exactly similar to the previous question. Okay, next question. Very nice question. Guys, please note it down very carefully. This one is very interesting question. Okay. So this question says that A and B each have certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will, आगे भी है, I will have twice the number of oranges left with you. Just a moment.
A and B each have certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges left with you. Find the number of oranges with A and B respectively. ये थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन है A और B के बीच में, ठीक है. इस कन्वर्सेशन को हमें समझना है. पीछे से कमेंट आ रही है उर्मी मैम की, बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है मैथ्स के लिए. मतलब मैथ्स में लोग कन्वर्सेशन नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट शी वांट्स टू से. वी कैन नॉट होल्ड. बोलते हो तुम लोग कि थ्योरी लिटरेचर की जरूरत नहीं है, सभी जरूरत है. मैं कहाँ बोल रहा हूँ लिटरेचर की जरूरत नहीं है. समझने के लिए भी इंग्लिश की जरूरत है. डेफिनेटली है. नहीं नहीं, आपके सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने कहाँ मना किया. अरुणिमा इज लाइक नॉडिंग. आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग. बट ये क्वेश्चन सुनने के बाद मोस्ट ऑफ लोगों को ये फीलिंग आती है कि क्यों, आखिर क्यों ए और बी अपनी ऑरेंजेस को एक्सचेंज कर रहे हैं. अरे खा लो मिल बांट के यार, जो भी है. ठीक है. एनीथिंग अबाउट अंशुल? क्या हुआ? हाँ भाई अंशुल, लाइव कंप्लेंट्स. सुपर्णा मैम ने फोन किया था अंशुल तुम्हारे बारे में. क्या बोल रही थी सुपर्णा मैम? टेस्ट सबमिटेड लिख दिया ग्रुप में. हाँ. और सबमिट नहीं किया. तूने ग्रुप में लिख दिया टेस्ट सबमिटेड, लेकिन सबमिट किया नहीं है. सर किया था मैंने ऑनलाइन मैम को. हाँ अगर किया है तो उसमें रिप्लाई कर दो कि आई हैव सबमिटेड, तो मैं देख लूंगी. एक तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो जो सबमिट किया है उसका, और वो टाइम का. हाँ स्क्रीनशॉट भेजो, और जहाँ पे सबमिट किया है ना उस मैसेज पे रिप्लाई करो. जिसको भी सबमिट किया है, नैना मैम को किया तो नैना मैम को रिप्लाई कर दो कि ये देखो मैंने यहाँ पे किया है, दिखा दो, प्रूफ दे दो. प्रूफ मांगा जा रहा है तुमसे. मिलेगा प्रूफ. हाँ चलो मिल जाएगा. मतलब किया है लड़के ने सबमिट. क्या यार फालतू में लड़के को आप लोग यार ट्रस्ट नहीं करते. ठीक है चलो. तो ए और बी के पास कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस है और वही हमें ढूंढनी है. इफ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ए एंड बी हैव ईच सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस. देखिए लिटरेचर वाले, देखिए सुनिए इसको. फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखो. लेट द नंबर ऑफ, प्लीज लिख लो इसको. लेट द नंबर ऑफ oranges with A be X and let the number of oranges with B be Y. A के पास X ऑरेंजेस है और B के पास Y ऑरेंजेस है. ठीक है. ये ओरिजिनल तुम्हारा स्टार्टिंग का केस है. अब A ने B को क्या बोला? इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. A ने B से ऑरेंजेस ली, मतलब A के पास X ऑरेंजेस है, इसमें 10 ऑरेंजेस ऐड हो जाएगी. B के पास Y ऑरेंजेस है और इसमें से 10 माइनस हो जाएगी. समझ में आया तुम्हें? A ने B को बोला इफ यू गिव मी योर 10 ऑरेंजेस, तो A के पास 10 ऐड हो जाएगी, B में से 10 माइनस हो जाएगी. ठीक है. मतलब X प्लस 10 एंड Y माइनस 10. आई विल हैव, कौन बोल रहा है? A सेज. तो A होगा ना I. I will have, A will have twice the number of oranges left with you. तो B के पास कितनी ऑरेंजेस बची है? Y माइनस 10. उसका डबल नंबर ऑफ ऑरेंजेस A के पास होगा. मतलब मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू द RHS और टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ B. सो इसका मतलब क्या है पता है? यस प्लीज. बोलना. सर ये जब मैंने भी जब आप बात कर रहे थे हमसे तब मैंने ये दोनों इक्वेशन बना लिए, लेकिन मेरा जो ये पहला इक्वेशन है वो थोड़ा अलग है. बताओ. y plus 10 equals x minus 10. y plus 10 क्यों भाई? सर मैंने वो
अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने पहला स्टेटमेंट का पहले बनाया है आंसर। सो ये बोल रहा है कि लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, मैंने बोला है कि इनिशियली दोनों के पास x और y ऑरेंजेस थी। ए ने बी को बोला इफ़ यू गिव मी 10 ऑरेंजेस, तो ए के पास 10 ऑरेंजेस एक्स्ट्रा आ गई और बी के पास 10 ऑरेंजेस कम हो गई। ठीक है, सो ए विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। लेफ्ट विथ यू मीन्स लेफ्ट विथ बी, लेफ्ट विथ बी। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द होल इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। चलो अंदर चलो अंदर से देख के देख हैंडल में लोग ना लड़े नीचे। पंखा बंद है ना, पंखा रहने दो चालू, बस यहीं रखो यहीं रखो। उप्स सॉरी। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, x प्लस 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, बी रिप्लाइज, अब बी बोलता है ए को इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विथ यू। तो यहीं पे हम लोग बना देते हैं ये इक्वेशन। अब वो बी बोलता है ए को कि यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, मतलब ए ने 10 ऑरेंजेस दी और बी ने 10 ऑरेंजेस ले ली ए से। तो दोनों के पास जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस होगी दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। that will be exactly same। ठीक है, so x minus y is equal to 10 plus 10, so x minus y is equal to 20, equation number 2। that's it, दोनों इक्वेशन रेडी हो गए। सर ए के पास 70 ऑरेंजेस होंगे और बी के पास। ओके, गुड टू नो दैट। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट में सिर्फ सॉरी, हाँ जी 2 मिनट एक बार पानी पीना चाह रहा हूँ, कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। कैमरा ऑन रहने दो, कैमरा ऑन रख के जा सकते हो, उसका बिल नहीं आएगा। 5 मिनट कैमरा ज़्यादा ऑन रखा तो बिल नहीं आता है उसका, है ना? बिल आता है क्या? नहीं ना, नहीं पूछ रहा था, आ सकता है भाई किसी को। अंशुल, कैमरा ज़्यादा ऑन रख दिया, बिल आ जाएगा, पता नहीं। 50 रुपये आपके कटते हैं ओवर एक्टिंग के। ओके चलो, मिसलेनियस टॉपिक्स, आर यू गाइज रेडी? द लास्ट टॉपिक, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, और हमारे पास है 1 घंटा। 1 घंटा 10 क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा? रियल मैथ्स प्रॉब्लम इन लाइफ। 6 मिनट्स पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन। वेरी गुड, चलो देखते हैं। क्या करूं मैं, टाइमर लगाऊं क्या इस पे? टाइमर लगा सकते हैं, एक टाइमर को यहाँ पे रख दूंगे। चलो देखो, कोई ना कोई तुम में से कोई एक टाइमर लगा सकता है तो लगाओ। 6 मिनट्स 1 क्वेश्चन, बना पाते कि नहीं हम लोग? ओके, यस प्लीज, बीच में ऐसे काम भी आएंगे। चालू कर दे। ओके, वॉच चलेगी? हाँ चलेगी, टाइम स्टार्ट हो गया है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, सॉरी आई डोंट वांट टू नो। ये सबसे नफरत है मुझे ये फाइनल आंसर से। मुझे जो 6 मिनट में काम करना है, तुमने 1 मिनट में उस पर पानी फेर दिया आंसर बता के। आंसर नहीं चाहिए यार, मेथड चाहिए। यहाँ पे सब जो बैठे हैं वो लोग समझने के लिए बैठे हैं कि कैसे करना है सर। मैं अगर बोल दूं कि ओके इसका आंसर है x इज इक्वल टू 22, बाय, आई एम गोइंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अंडे और टमाटर मारेंगे मेरे को, सड़े हुए ये लोग। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, मेथड चाहिए, मेथड। ठीक है, तो कृपया करके ABCD इज अ रेक्टेंगल।
सॉरी, नहीं 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 नहीं, टाइमर चालू रहने दो, टाइम चालू हो गया। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, बीच में जो जोक आते हैं वो भी तो टाइम वेस्ट करते हैं हमारे, तो उसको करने दो अपने हिसाब से। 6 मिनट में जोक वोक मार के सबके साथ में हम लोग को खत्म करना है, ठीक है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, बहुत ईजी है यार। ये जो है ना इसकी ब्रेथ है x माइनस वाई, वो होगी 14, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये उसकी लेंथ है x प्लस वाई, वो 30 से इक्वल होगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करके x और y मिल जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम बचेगा इसमें, ये क्वेश्चन में 6 मिनट ऐड हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हुई, 1 मिनट हुई है। 1 minute 45 seconds. Yes. 1 minute 42 seconds. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को क्लास 9th याद है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सीखा था तुमने, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। Supplement. यस, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल ए क्या है? x प्लस वाई प्लस 10। एंगल सी क्या है? x प्लस वाई माइनस 13। दोनों का सम कितना है? 180। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमें? 2x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 180, विच इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 प्लस 20। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया है। वैसे इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। एंगल b प्लस एंगल d, एंगल b है y प्लस 20 प्लस एंगल d है x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 180, 20 वो साइड जाएगा। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 20, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गया। बताओ, टाइम बताओ। Minutes 44 seconds. लिख लो सब लोग, आराम से लिख लो। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऊपर भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे सर, इस क्वेश्चन में हमें एंगल एबीसीडी फाइंड करने की जरूरत है ना? अगर नहीं दिया है तो नहीं, अगर बोला है फाइंड इट तो फिर ढूंढना पड़ेगा। अगर बोला है फाइंड एक्स एंड वाई तो देन एक्स एंड वाई ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके, next question is in front of you. The perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. पेरीमीटर दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 32 सेंटीमीटर और ईच साइड इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स द बेस, ये भी बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वाओ यार, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहाँ पे आएगा? तो प्लीज जरा ध्यान से देखो। ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल साइड्स है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। अच्छा, एक स्टेटमेंट देखो, लेट द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी बी ए बी इज इक्वल टू AC is equal to x यूनिट्स। यूनिट्स नहीं, सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। लेट इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC be AB is equal to AC is equal to x सेंटीमीटर।
अच्छा, दूसरा, each equal side is 5 by 6 times the base. Each equal side is equal to 5 by 6 times the base. So therefore we can say that AB is equal to AC is equal to 5 by 6 times BC. ठीक है, so therefore x is equal to 5 by 6 times BC and therefore BC जो बेस हो जाएगा, ओहो, BC को हम लोग को y लेना पड़ेगा सर BC को y लेना पड़ेगा, yes, sorry for that mess which is created in your books, but okay, let's move ahead. तो let BC is equal to y सेंटीमीटर. सो हमको क्या बोला है, each equal side मतलब x is 5 by 6 times the base मतलब y. So 6x is equal to 5y और 6x minus 5y is equal to 0. Equation number 1, 6x minus 5y is equal to 0. दूसरा एक बात बोली है कि इसका पेरीमीटर 32 है. पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 32. दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 32 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 32. इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 32. इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 32. ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हें तीनों साइड्स मिल जाएगी. x और y मिल गया तो तीनों साइड्स मिल जाएगी, राइट. अब तुम्हें क्या करना है, एरिया ढूंढना है. कोई मुझे बता सकता है कि अगर तीनों साइड पता है तो एरिया कैसे निकालता है? वेरी गुड, हेरॉन्स फॉर्मूला. ये कौन से क्लास में पढ़ा है तुमने? सो फाइंड द एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. ये मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन तुम्हें करना है ये, ठीक है, नोट इट डाउन. Next question. Places A and B are 80 km apart from each other on a highway. Okay. So they are talking about two places which are okay. Let me draw a straight line. ओके, तो दो प्लेसेस की बात कर रहे हैं ये लोग. प्लेसेस ए एंड बी. एक प्लेस यहाँ पे है और एक प्लेस यहाँ पे है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 80 किलोमीटर्स. ठीक है. अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. एक कार ए से शुरू करती है और एक कार बी से शुरू करती है. अब ये बी से कहाँ पे जा रही है नहीं पता अपने को. इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 hours. ओके, अच्छा, अब समझो इसको. अगर दूसरी कार बी सेम डायरेक्शन में मतलब राइट की तरफ जाएगी तो ये दोनों कार कहाँ पे मिलेगी?
ये दोनों कार यहाँ पे कहीं सी पे मिलेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, another car starts from B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 8 hours, and if they move towards each other, they meet in 1 hour 20 minutes. याद रखो कि जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती है तो बहुत दूर जाके सी पे कहीं पे मिलती है वो, और सी पे जब वो मिलती है तो कितना टाइम पास हो चुका है, 8 आवर्स। तो सी पे जब वो मिलती है तो 8 आवर्स के बाद दोनों कार मिलती है। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने मतलब टूवर्ड्स ईच अदर चलती है, आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम फॉर दैट, वेट। Okay, just a moment. यस, ओके। अब देखो सेकंड केस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। द कार्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, द कार्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। थोड़ा और इसको नीचे बनाता हूँ। द कार्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर मतलब ए लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ए राइट की तरफ जा रहा है और बी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और ये दोनों इन दोनों के ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में किसी पॉइंट पे मिलते हैं। सपोज पॉइंट डी पे मिलते हैं, और ये पॉइंट डी पे कितने टाइम पे मिलते हैं? दे मीट इन 1 hour 20 minutes, ठीक है। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार्स। हमें क्या ढूंढना है? कार ए और कार बी की स्पीड्स हमें ढूंढनी है। चलो, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं तुम्हें बताते जाऊंगा इसके बारे में, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ के तो काफ़ी डाउट्स आते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बनाया तो आगे तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। अगर डायग्राम ही नहीं बनाया तो फिर आगे इसको सॉल्व करना मुश्किल है। डायग्राम बनाने के बाद द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार। लेट द स्पीड्स of car A be x kilometer per hour. It will be car at A, right? Sorry, It will be car at A. it doesn't make any difference. Car at A is car A and car at B is car B. चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इजी भी होगा, नहीं तो फिर कार एट ए को पी लेना पड़ेगा या कुछ केस 1 लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कार ए कार बी बोल देते हैं इसको। लेट द स्पीड्स ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी बी y किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड्स ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। अब मुझे बताओ केस 1 में, ये वाला जो केस है, ये केस 1 में कार ए कितना घंटा ट्रैवल करती है? हाउ मेनी आवर्स डज इट ट्रैवल? 8 hours. कार ए कार बी, ठीक है। केस 1 में कार ए, उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर।
कितना घंटा ट्रैवल करती है? 8 आवर्स। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? कितना डिस्टेंस कवर किया? स्पीड और टाइम दोनों पता है। 8x डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 8x किलोमीटर्स। एग्री विथ मी और नॉट? एग्री विथ मी? ओके। केस 1 में, वही केस 1 की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला जो केस है केस 1, उसी केस की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो, कार बी की स्पीड कितनी है केस 1 में? 1 किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर। कार बी कितने टाइम के लिए ट्रैवल करती है पॉइंट सी पे पहुंचने के लिए? 40 मिनट्स सॉरी, नहीं नहीं नहीं, गलत है बेटा। कार ए और कार बी दोनों पॉइंट सी पे पहुंचते हैं, दे मीट इन 8 आवर्स। दोनों 8 आवर्स ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों केस 1 में। ठीक है, मैं केस 1 पे ही हूं अभी, केस 2 पे गया नहीं अभी तक। ठीक है, अच्छा अब देखो, कार बी ट्रैवल करती है फॉर 8 आवर्स, तो कैन यू टेल मी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी? 8y किलोमीटर्स। अच्छा ओके, कैन यू टेल मी कि ये जो डिस्टेंस कार ए ने कवर किया है, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? AC minus AB कार ए ने कवर किया है AC, कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? BC। BC BC BC। कार ए ने कवर किया है AC, कार बी ने कवर किया है BC। अच्छा, एंड AC और BC का रिलेशनशिप तुम्हें पता है? AC और BC का रिलेशनशिप क्या है? AC माइनस BC इज इक्वल टू 80, है कि नहीं? डू यू एग्री और नॉट? Yes, if you agree, then I have the equation for you. AC minus BC is equal to 80, तो AC है 8x minus BC है 8y, which will be equal to 80. इससे मिलेगा तुम्हें equation 1. Basically x minus y is equal to 10 is your equation 1. Equation 1 तो बन गया। अच्छा, अभी केस 2 की बात करते हैं। सबने लिख लिया ना ये? Yes sir गुड, वेरी नाइस। प्लीज़ अभी यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों कार्स पॉइंट डी पे पहुंचती है कितने टाइम में? 1 आवर 20 मिनट्स में। आई वॉन्ट यू टू कन्वर्ट दिस टाइम 1 आवर 20 मिनट्स इनटू आवर्स। इसको तुम आवर्स में कन्वर्ट करो, आवर्स में। 1 आवर 4 प्लस 20 4 मिनट। by 3 ठीक है, सो दैट इज 1 प्लस 20 by 60। 20 मिनट्स इज 20 by 60 आवर्स, दैट इज 1 प्लस 1 by 3 विच इज इक्वल टू 4 by 3। ठीक है, ये कर दिया, क्योंकि 1 आवर 20 मिनट्स में हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, इसलिए उसको आवर्स में लाना पड़ेगा। सब कुछ आवर्स और आवर्स किलोमीटर पर आवर में, इसके लिए। ओके, सो केस 2, कार ए, कार बी, कार ए, कार बी। ओके, कैन यू टेल मी, कार ए की स्पीड कितनी ली थी हमने? 6 kilometers per hour उसने कितना टाइम ट्रैवल किया है? 1 hour 20 minutes 1 hour 20 minutes 4 by 3 आवर्स। अब ठीक है, 4 by 3 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? स्पीड इनटू टाइम, 4x by 3 किलोमीटर्स। एग्री और नॉट? yes sir yes ओके, कार बी की स्पीड कितनी है? y kilometers per hour y किलोमीटर पर आवर। टाइम इज इक्वल टू 4 by 3 आवर्स।
और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 4y/3 किलोमीटर्स, करेक्ट। अच्छा मुझे बताओ कि अब कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है डी तक पहुंचने के लिए, AD, और कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया डी तक पहुंचने के लिए, और AD और BD का रिलेशनशिप क्या है, AD प्लस BD कितना होता है, यस, विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर्स, राइट। तो AD कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए है, दैट इज 4x/3, ठीक है, और BD कितना है 4y/3, और दोनों का सम कितना आ जाएगा 80। इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गया। So x plus y is equal to 60. यस यू कैन से दैट। इससे इक्वेशन 2 बन जाएगा। इक्वेशन 1 मैंने पहले ही दिखाया तुम्हें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा, दैट इज स्पीड्स ऑफ योर कार A एंड B। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें टाइम लग गया, है कि नहीं। 22 मिनट्स हुआ है, 22 या 23, और हम लोग कौन से क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन पे। एग्जैक्टली जितना लगना चाहिए उतना ही लग रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस जल्दी हो रहे हैं, कुछ में टाइम लग रहा है, बट ओवरऑल देखोगे तो उतना ही लग रहा है। Shall we go ahead? I've given you enough time for copying down, okay? अब मैं थोड़ा खड़े रह के पढ़ूंगा, बैठ के हालत खराब हो गई है मेरी। मैम कौन सा चेक किया और बिना चेक किया होगा? बिना चेक किया होगा। हाँ, इसके अंदर लिखा है। नहीं मैम, ज्योग्राफी का। ओके, a man travels 6 kilometer partly by train and partly by car. Wait, I need one thing. Stand कहाँ गया है? I'm just taking the stand. आधा टाइम तो ये सब एडजस्टमेंट में चला गया। Okay. A man travels 600 kilometer partly by train and partly by car. If he covers 400 kilometer by train and the rest by car, okay, it takes him 6 hours and 30 minutes. But if he travels 200 kilometer by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and that of the car. So again, I will just focus on the final statement. Speed of the train or speed of the car हमें ढूंढना है. So we will write here, let the speed of the train be x kilometer per hour and let the speed of, please note करो सब लोग,
लेट द स्पीड ऑफ द कार बी y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द कार को मैंने x और y ले लिया. स्पीड ऑफ द ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द कार को y किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ अब दो केस है तुम्हारे पास. केस 1. व्हाट इज केस 1? केस 1 में बोला है कि अ मैन ट्रेवल्स टोटल ऑफ 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार. इफ ही कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो यहाँ केस 1 में मैं ट्रेन लिखूंगा. ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर. तो मुझे बताओ कार का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 600 है. 200. वेरी गुड. केस 1 में ट्रेन का 400, कार का 200. अच्छा, ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड है x. कार की स्पीड कितनी है? कार की स्पीड है y. तो टाइम मिल जाएगा ना अपने को. सी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 400 बाय x आवर्स. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 200 बाय y आवर्स. डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या किया मैंने दोनों का टाइम अलग अलग से निकाल लिया. अच्छा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? देयरफॉर टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पे 400 बाय x प्लस 200 बाय y. अच्छा, टोटल टाइम का मुझे वैल्यू भी पता है. कितना है वैल्यू? 6 hours and 30 minutes. ठीक है, 6 hours and 30 minutes मतलब 6.5 hours. 6.5 मतलब 13 by 2. So 400 by x plus 200 by y is equal to 13 by 2. और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 रेडी हुआ. अब इक्वेशन 1 बनाने के लिए मुझे ट्रेन और कार दोनों को अलग अलग लेके फिर उनके स्पीड्स और उनके टाइम को लेके फिर टोटल टाइम से इक्वेशन 1 मिला मुझे. अब केस 2 ले लेंगे. और केस 2 में क्या है? केस 2 में बोला है इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा ट्रेन और यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि कार. ठीक है, इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर. और कार में कितना डिस्टेंस है? 400 किलोमीटर. ठीक है. अच्छा, स्पीड तो हमें पता ही ऑलरेडी. कितनी है स्पीड ट्रेन की? x और कार की स्पीड कितनी है? y. ठीक है. टाइम, कितना टाइम लगता है? ट्रेन से टाइम लगता है 200 बाय x आवर्स और कार से टाइम जो लगेगा हमें दैट इज 400 बाय y. Sorry, let me just write that again. Time is equal to distance upon speed. So time is equal to 400 by y hours. ठीक है. अब देखो, बोला है कि इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर. पहले लग रहा था 6.5 hours, 6 hours 30 minutes. अभी उसको हाफ एन आवर ज्यादा लग रहा है. मतलब अब कितना टाइम लग रहा है उसको? 7 hours. 7 hours. So 200 by x plus 400 by y is equal to 7 and that is equation number 2. दोनों इक्वेशन तुम्हारे रेडी हो गए. स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड दैट इज द प्रूफ. दिस इज द प्रूफ. और अभी 6:30 हो रहा है. एग्जैक्टली हमें 5 क्वेश्चन करके 6 मिनट लग गई. याद रखो. लेट्स सी 5 क्वेश्चन और है, और 5 क्वेश्चन है. इसमें सारे वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जो भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है वो सब आ जाएंगे. Yeah, we can do. Definitely we can do, Prince. We can do it.
चलो, आई होप सबने लिख लिया ये मेरे साथ साथ। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अर्पिता यू देयर? अर्पिता अर्पिता सो गई लगता है अर्पिता। उसका फेवरेट क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ओके, सो नीरू रोज डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours। पहले तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता क्या है, इसका मीनिंग समझो। सी रिवर में फ्लो का एक डायरेक्शन होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है, अगर तुम उसी डायरेक्शन में अपनी बोट को चलाओगे या तुम उसी डायरेक्शन में स्विम करोगे तो तुम्हारे लिए इजी होगा स्विम करना या बोट चलाना, एंड दैट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मीन्स विद द फ्लो ऑफ द रिवर। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर होता है, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर जा रही है ये 2 आवर्स में, और अपस्ट्रीम 2 आवर्स में सिर्फ 4 किलोमीटर जा पा रही है। हमें क्या ढूंढना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड? फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। स्टिल वाटर मतलब क्या है? स्टिल वाटर क्या होता है? स्टिल वाटर मतलब जहां पे कोई करंट या फ्लो नहीं होता। और करंट क्या है? करंट इज फ्लो। फ्लो की भी अपनी एक स्पीड है, जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है। स्टिल वाटर में कोई फ्लो नहीं होता है, तो हमें ये दो चीजें ढूंढनी है, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट, लेट, ये जनरली हर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। लेट द स्पीड of rowing or speed of boat in still water, let the speed of rowing in still water be x kilometer per hour, and let the speed of current, current means water current, let the speed of current be y kilometer per hour। जो फ्लो है पानी का उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, और स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। अगर ये हमने ले लिया तो उसके बाद के दो स्टेटमेंट बिना किसी चेंजेस के मुझे लिखने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद के दो स्टेटमेंट क्या है? therefore अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों x माइनस वाई? क्योंकि अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड से वाटर करंट की स्पीड माइनस हो जाती है, इसलिए बोट स्लो चलती है। एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जब बोट जाती है तो बोट की स्पीड में वाटर करंट की स्पीड, फ्लो की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। सो अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये दोनों मुझे मिल गए। अब मैं दोनों केस ले लूंगा अलग से, मतलब ये 4 स्टेटमेंट तो मुझे पहले लिखने ही पड़ेंगे। अब मैं ले लूंगा केस 1। केस 1 में क्या होगा? वो डाउनस्ट्रीम जा रही है नीरू विद द बोट, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि वो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर जा रही है, मतलब डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। और क्या पता है? टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स लग रहा है, ये भी मुझे पता है। सो फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस वाई
is equal to 20 by 2, which is x plus y is equal to 10. Equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया. ठीक है. केस 2 देखो. केस 2 अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है? अपस्ट्रीम डिस्टेंस 4 किलोमीटर. अपस्ट्रीम टाइम 2 hours. So speed is equal to distance upon time. X minus y is equal to 4 upon 2, which gives you x minus y is equal to 2. Equation number 2 रेडी हो गया. तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. इजी था, प्लस तुम्हें बेसिक्स भी समझ में आ गए कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है. यू ऑलवेज हैव टू टेक द स्पीड ऑफ boat in still water as x kilometer per hour, the speed of water current as y kilometer per hour, upstream speed x minus y, downstream speed x plus y, case 1, case 2, and solve it. So upstream means the direction in which the river flows, right? No. Upstream means the direction against the flow of river. Okay, sir. Okay, and downstream means the direction in which the river is flowing. Downstream swimming and boating is easy. Upstream swimming and boating is difficult. Downstream speed of the body of the boat of the person increases. Upstream the speed decreases. Okay? Sir, Yes. sir, if the in the downstream the speed increases, then how is it possible that she is able to cover more distance in upstream than downstream? Yeah, because there is more speed, so more distance she will be able to cover. अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा दूर जाओगे ना. स्पीड तुम फास्ट जा रहे हो मतलब उतने ही टाइम में तुम ज़्यादा दूर चले जाओगे. सही है ना? Yes. या ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. 6:38. 2 मिनट अब एक्स्ट्रा जा रहे हैं हम लोग. एक्स्ट्रा टाइम में चले गए. कल किसने देखा रे मैच इंग्लैंड जर्मनी? हाँ, मैंने. डिड यू एंजॉय? एक्सेलेंट ना. हैरी केन ने तोड़ दिया भाई. स्टर्लिंग और हैरी केन. मजा आ गया. बहुत मजा आया. मुलर ने एक चांस मिस कर दिया अच्छा वाला. हाँ रे, फ्रांस वाला भी बहुत अच्छा था. मैंने ये देखा उस दिन तुम्हारा क्रोएशिया वर्सेस स्पेन. वो भी बहुत अच्छा मैच था. स्पेन 5 क्रोएशिया 3. बहुत अच्छा मैच था. इट्स अ वेरी गुड मैच. ओके गाइस, चलो चलो चलो. 7th क्वेश्चन. देयर आर 2 contractors A and B. There are 2 contractors A and B. Contractor A employs 2 men and 5 boys who can do a piece of work in 4 days. Now this is also very interesting. This is a problem based on time and work. ठीक है. एक कॉन्ट्रैक्टर 2 आदमी और 5 बॉयज को एम्प्लॉय करता है जो एक काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं. दूसरा कॉन्ट्रैक्टर 4 आदमी और 4 लड़कों को एम्प्लॉय करता है जो सेम काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं. How long would it take one man or one boy to do this work separately? So ये time on work वाले प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हम इसको easy बनाएंगे तुम्हारे लिए. तो इसमें कुछ मेथड है जो फॉलो करना पड़ता है. इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. ठीक है. Alright, let's begin. Please write these statements which I am writing. Okay. Let the time taken by one man alone to complete a job या पीस ऑफ वर्क. मैंने यहाँ जॉब लिखा है. जॉब की जगह पीस ऑफ वर्क भी लिख सकते हो तुम. ठीक है. तुम्हें अगर जॉब नहीं लिखना है
तो अ पीस ऑफ वर्क भी लिख सकते हो. लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क बी एक्स डेज. यहाँ पे सब कुछ डेज में है ना, इसलिए मैंने डेज लिखा. कभी कभी आवर्स भी होता है तो आवर्स लिखना है, कभी कभी मंथ्स होता है तो मंथ्स लिखना है. ठीक है, जो भी यूनिट क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है. एंड लेट द टाइम टेकन बाय वन बॉय alone to complete a piece of work be y days. एक आदमी को एक काम खत्म करने के लिए x डेज लगता है और एक लड़के को एक काम खत्म करने के लिए y डेज लगते हैं. ये मैंने सेपरेटली स्टेटमेंट लिख दी है ऑलरेडी, जो मुझे ढूंढना है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये, दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन. मस्ट ये सब में करना पड़ेगा. टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन में ऐसा तो तुम्हें स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज. ओके, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं. देयरफॉर इन वन डे, क्या लिखा मैंने? देयरफॉर इन वन डे, इन वन डे वन मैन will complete, one man will complete 1/x of work. अब ये क्यों लिखा मैंने? बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आया रहेगा कि ये कहाँ से आया यार, वन मैन विल कंप्लीट 1/x ऑफ द वर्क इन वन डे, ये कैसे आया? देखो मैं तुम्हें एक रिडल पूछता हूँ. ये रिडल तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, तो तुम रिलेट कर पाओगे इससे. You can do a homework. One can do a homework in 2 days. एक बच्चा एक होमवर्क करता है 2 दिन में. तो can you tell me how much homework will be done by him in 1 day? अगर एक होमवर्क कंप्लीट करने के लिए एक बच्चे को 2 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना होमवर्क करेगा? यस यस 1/2. राइट, 1/2 ऑफ द होमवर्क विल बी डन इन 1 डे. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ओरली आंसर देना. ओरली सब लोग, कोई भी दे सकता है. एनीवन कैन गिव मी द आंसर. ओके, दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं कि एक स्टूडेंट को एक बुक, पूरी बुक कंप्लीट करने के लिए 3 डेज लगते हैं. कितने डेज लगते हैं? 3 डेज. तो वो 1 डे में कितनी बुक कंप्लीट करेगा? 1/3. एवरीबडी सेज 1/3 एंड ऑल आर करेक्ट. अगर कोई और कुछ बोल रहा है आंसर तो गलत है. हाँ प्रियांश, यू वांट टू से समथिंग? लेकिन ये तो तभी एप्लीकेबल है ना जब वो हर दिन सेम अमाउंट ऑफ काम करे. एग्जैक्टली. तो ये चीज तो हमें अज्यूम करनी ही पड़ेगी कि जो काम हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है. कैसे हो रहा है? यूनिफॉर्मली. So all the time and work questions which we are going to face in this chapter or the next chapter, quadratic equation, we have to assume that the work is done uniformly. ठीक है, वर्क की जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, ओके, ये अज्यूम कर लेना. इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मत खड़े करना. नहीं, ये हमको कैसे पता, ये तो बोला नहीं है तो मैं क्यों लूँ, मैं नहीं लूंगा, अरे तुम लोग चले जाओ यहाँ से, अरे भाड़ में जाओ, नहीं करना मेरे को. ये अरे शांति शांति बेटा, शांत. ठीक है, ये अज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये वर्क यूनिफॉर्मली हो रहा है. ठीक है, सो वन होमवर्क इफ is completed in 2 days, in 1 day we can do 1/2, half the homework. If one book is read in 3 days, in 1 day we can read 1/3 of the book. ठीक है, और एक बताता हूँ मैं तुम्हें. कोई डेली चोर्स बोलो, डेली चोर्स जो तुम करते हो घर पे. कोई कुछ नहीं करता, निकम्मे लोग हो तुम लोग. हाँ, झाड़ू, क्या बोले? झाड़ू, सॉरी, साइकिलिंग.
गाना गाना, ये चोर्स है तुम्हारे डेली के, गाना गाते हो तुम डेली, शर्म आनी चाहिए। नहीं, क्या सोना। बोल, सोना, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब जो आंसर्स मिल रहे हैं, मैं प्लीज, आई एम सॉरी, आई क्विट, गलती हो गई मेरी, मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है, मैं नहीं पूछना चाहता ये सब। मैंने एक एग्जाम्पल दिया होमवर्क का, एक दिया रीडिंग का। अच्छा, दिव्या ने मुझे एग्जाम्पल दिया झाड़ू मारने का, ठीक है। तो मैं पूरे घर पे झाड़ू जब मारता हूँ तो मुझे लगती है 30 मिनट्स में पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू मार सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में कितना झाड़ू मारूंगा, कितने घर को, 1/30 ऑफ द घर को झाड़ू मारूंगा, 1/30 ऑफ द हाउस विल बी, क्या बोलते हैं झाड़ू मारने को इंग्लिश में, ब्रूम, क्लीन्ड बाय मी, यस, 1/30, ठीक है। अब समझ में आ गया तुम्हें, सबको आ गया समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो हम आगे जाते हैं। बहुत झाड़ू मार लिया हमने, ठीक है, ओके, कूल। इन 1 day 1 man will complete 1/x of the work and 1 boy, कोई बोल सकता है एक बॉय को कितने दिन लगते हैं, एक 1/y, एक रुको, एक मैन को पूरा काम खत्म करने के लिए x डेज लगते हैं, 1 man takes x डेज एंड 1 बॉय टेक्स y डेज, ठीक है। तो एक दिन में एक आदमी 1/x ऑफ द वर्क करेगा, और एक दिन में एक लड़का 1 बॉय will complete 1/y of work। बिल्कुल सही है ये। In 1 day 1 man will complete 1/x of the work, 1 boy will complete 1/y of the work, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग केस 1 पे आते हैं। मतलब ये तुम्हारा सेकंड स्टेज था जो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, हर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ये सब लिखना पड़ता है तुम्हें। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। कॉन्ट्रैक्टर ए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ए, उसकी स्टोरी क्या है, वो 2 आदमी और 5 लड़के लगाता है, और वो कितने दिन में काम खत्म करता है, 4 दिन में, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। 4 men's 1 day's work। अगर एक आदमी एक दिन में 1/x वर्क करता है, तो 4 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4/x, वेरी गुड। तो 4 men's 1 day's वर्क हो जाएगा 4/x, और 5 boys, आई एम सॉरी, 2 men है, 4 men नहीं है, 2 men है, सॉरी फॉर दैट। 2 men's 1 day's work is 2/x and 5 boys 1 day's work कितना हो जाएगा, 5/y। अच्छा, अब ये 2 आदमी और 5 लड़के मिलके काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। सो इसका मतलब है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। अगर 2 आदमी और 5 लड़के का 1 day's वर्क हम लोग अगर कंपेयर करें, इट विल बी इक्वल टू 1/4। क्यों 1/4, क्योंकि टोटल काम खत्म करने के लिए 4 दिन लगते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे सब, 2 आदमी और 5 लड़के मिलके, 1/4 ऑफ द वर्क। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाना है तुम्हें। 10y plus 20x is equal to xy। हाँ, तो ये करो, या फिर तुम 1/x को a और 1/y को b लेके सॉल्व करो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर बी का स्टोरी। कॉन्ट्रैक्टर बी के पास 4 मैन और 4 बॉयज है,
ठीक है, और वो लोग 3 दिन में काम खत्म करते हैं. देयरफॉर 4 मेंस 4 मेंस 1 डेज वर्क कितना होता है? 4 मेंस 1 डेज वर्क होता है 4/x. 4 बॉयज 1 डेज वर्क कितना होता है? कोई बता सकता है? 4 बॉयज 1 डेज वर्क. सो गए क्या सब लोग? 4/y. तो टोटल वर्क 4/x प्लस 4/y. अच्छा, ये लोग कितना दिन लगता है उनको काम खत्म करने के लिए? 3 डेज. तो वन डे में कितना काम करेंगे? 1/3. ये सिर्फ 1 डेज वर्क के ऊपर पूरा हमने निकाल दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. टाइम एंड वर्क गाइस रियली कॉम्प्लिकेटेड. ग्रीन वाला ओके, लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं. अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है पहले, क्लास 9th में किया था शायद, टैक्सी चार्जेस वाला, है ना? क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में. टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स. मतलब तुम अगर कभी टैक्सी या रिक्शा में बैठते हो तो तुम्हें कुछ फिक्स चार्ज पे करना पड़ता है. भले तुम आगे बस 1 मीटर भी आगे क्यों ना जाओ, तुम्हें वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा. ठीक है, जैसे ही मीटर डाउन होता है तो यू हैव टू पे द फिक्स चार्ज. पता है सबको ये बात या नहीं पता है? गुड, अच्छी बात है. पता है तो. नहीं पता है तो टैक्सी में बैठो, और कुछ नहीं बोल सकता मैं. टैक्सी में बैठो और बोलो नहीं रुक जाओ मीटर डाउन होने के बाद, और फिर निकल जाओ. फिर तुम्हें पीछे दिखेंगे 15-20 लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, पकड़ने के लिए बेसिकली. ठीक है, क्योंकि एक फिक्स चार्ज होता है जो तुम्हें देना ही पड़ता है. उसके बाद एवरी किलोमीटर के ऊपर जो चार्ज है वो तुम्हें डिस्टेंस के हिसाब से पे करना पड़ता है. If a person travels 60 kilometers, he pays 960, and for traveling 80 kilometers, he pays 1260. Find the fixed charges and the rate per kilometer. ठीक है, सो इसमें हम लोग सिंपली लिखेंगे let the fixed charges be rupees X and let the charges per kilometer be rupees Y. फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया और चार्जेस पर किलोमीटर को हमने ले लिया y. 63 है, 5.25 फुट है. तो वो तो मैं फिर यही करती हूँ कि 5 फीट बनाना, 5 फीट बहुत छोटा हो जाएगा. फिर साइड से छोटा हो जाएगा. तो 60 Okay. बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. फिक्स चार्जेस को x ले लिया और चार्जेस पर किलोमीटर को y ले लिया हमने. अब क्या हो रहा है कि एक आदमी 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. केस 1. पूरा चार्जेस देंगे ना. केस 1 में जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 60 किलोमीटर. तो देखो x रुपीस तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज है, प्लस एवरी किलोमीटर के लिए y रुपीस देना पड़ेगा. तो 60 किलोमीटर के लिए 60y, 60 टाइम्स y रुपीस, और टोटल कितना हो जाता है उसका? 960. ठीक है, सो दैट इज इक्वेशन नंबर 1. केस 2. केस 2 में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज 80 किलोमीटर. सो x रुपीस तो उसको देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, प्लस 80y, और टोटल हो जाएगा 1260, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन रेडी. Only 5 minutes left, guys. 2 more questions to go. In the end, we are actually losing our battle with time. But हो सकता है लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इजी निकल जाए और 2 मिनट में हो जाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट.
a man invested an amount at 12% per annum simple interest and another amount at 10% per annum simple interest. He received an annual interest of rupees 2,600. But if he had interchanged the amount invested, he would have received rupees 140 less. What amounts did he invest at different rates? कोई कॉमर्स का फैन है यहाँ पे? कॉमर्स स्टूडेंट, फ्यूचर कॉमर्स स्टूडेंट और एनीवन और हियर? फ्यूचर कॉमर्स का फैन? नहीं, कोई नहीं है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. सिंपल इंटरेस्ट तो सबको पता ही है क्या होता है. देखो बहुत इजी है. दो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है, दो अमाउंट. लेट द टू अमाउंट्स बी rupees X and rupees Y परसों सवेरे तक आ जाएगा ना दोनों. हाँ respectively. Let the two amounts be rupees X and rupees Y respectively. ये दो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की. अब ये जब दो अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है ना, उसको एक सिंपल इंटरेस्ट मिलता है दोनों से मिला के. जस्ट अ मोमेंट गाइस, कोई तो मर रहा है. हेलो, गुड इवनिंग. Sir, I am in lecture. I will give you a call later. Yeah. Okay, sorry for that. ठीक है. A man invested an amount of 12% per annum. तो 12% पे उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 12% ऑफ x. और 10% पे उसने y रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, सो 10% ऑफ y. और ये टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है इसको? 2600. अब तुम बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो हमें आता नहीं. 10th में तो हम ऐसे ही पहुंच गए परसेंटेज बिना सीख के. कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. 12% मतलब 12/100. ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, x मतलब x, प्लस 10% मतलब 10/100. ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, y की जगह y इज इक्वल टू 2600. इससे तुम्हें इक्वेशन 1 मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद. ये प्लीज कर लेना. अच्छा, उसने बोला है कि अगर उसने इंटरचेंज कर लिए अमाउंट को, तो उसको 140 रुपीज़ कम मिलेंगे. मतलब अगर x रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया है 10% पे और y रुपीज़ इन्वेस्ट किया है 12% पे, तो उसको 140 कम मिलेगा. मतलब 2600 माइनस 140. 2600 minus 100 is 2500 minus 40 is 2460. So 10 upon 100 times x plus 12 upon 100 times y is equal to 2460. Equation number 2. दोनों इक्वेशन रेडी हो गए. सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम. Guys, 1 minute is left. 1 minute. And we are on the last question. नहीं होगा ना? ठीक है, हो जाएगा. 5 मिनट्स एक्स्ट्रा भी होगा तो भी चलेगा. सर, डू वी स्टिल हैव होप? निहारिका, नाइस वन. नाइस इंटरेक्शन यू गाइज आर हैविंग विद मी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये लाइब्रेरी वाला भी लास्ट ईयर था यार. क्या पका रहे हैं लोग, लास्ट ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं. अ लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and additional charge for each day thereafter. Sushma paid 27 rupees for a book kept for 7 days. Kept for 7 days. While Lalita paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for every extra day. टैक्सी वाले जैसा है. हाँ, टैक्सी वाले जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे 3 days का फिक्स चार्ज है. 3 days का, राइट. फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज है. मतलब 3 days के अंदर तुमने बुक लौटा दिया ना, तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा. फिक्स चार्ज में काम हो जाएगा तुम्हारा. सो लेट द फिक्स्ड चार्ज
let the fixed charge for first 3 days let the fixed charge for first 3 days be rupees X. The time over. I know time is over. Don't worry, it's okay. We did a very good job actually. We are on the last question. Let the fixed charge for first 3 days be rupees X, and let the charge for every extra day be rupees Y. हर एक्स्ट्रा डे का चार्ज मैंने y ले लिया, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज मैंने x ले लिया. अब केस 1 है सुषमा का. सुषमा, ओके. सुषमा पेड 27 rupees for a book kept for 7 days. 7 डेज में से 3 डेज तो निकाल ही दो क्योंकि वो तो फिक्स है x. 7 डेज में से 3 निकाल दिए, कितने डेज बचे? 4. और वो 4 डेज के लिए हर डे का y रुपीस देना पड़ेगा, मतलब 4y. सो x प्लस 4y कितना हो जाएगा? 27. इक्वेशन नंबर 1 रेडी. दूसरी है ललिता. एंड फॉर ललिता व्हाट इज द केस? शी केप्ट द बुक फॉर 5 डेज. तो पहले 3 दिन का तो x रुपीस देगी और एक्स्ट्रा उसने कितने दिन रखे? 2 डेज. 2 डेज का हर एक दिन का y मतलब 2y, and she will pay rupees 21. Equation number 2 ready and you're done. All the equations framed. ये तो सिर्फ फ्रेमिंग किया, इसको सॉल्विंग भी करना है तुमको. कितना दे रहे हैं मुझसे नैना निकलेगी ना. Sir, y is equal to 3 X is equal to 15. वेरी गुड. and x is equal to 15. Yes. ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो. होमवर्क देखो तुम जरा यहाँ पे 25 क्वेश्चंस. सुनो मेरी बात सुनो. तुमसे जितने होते हैं उतने करो, ठीक है. आज मैं तुम्हें कुछ फोर्स नहीं करूँगा. आई जस्ट वॉन्ट यू टू गैदर योर डाउट्स. जितना होता है उतना हम लोग सॉल्व करेंगे कल. सो कल के लेक्चर में सिर्फ डाउट सॉल्विंग रखेंगे. आई एम नॉट असाइनिंग एनी फॉर्मल होमवर्क टू यू टू बर्डन यू फर्दर. बट याद रखो 3H में से होमवर्क करना. जो भी डिफ़िकल्ट वाले या ट्रिकी वाले हैं प्लीज़ करना वो होमवर्क. नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, बिकॉज ये सारे इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू वोंट बी एबल टू डू इट देन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू इन एग्ज़ाम. ठीक है. सो चलो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ.